Hello student, good afternoon. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है पार्ट जो था आपका तीसरे भाग में था व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत। आज जो है हम नौवें भाग में ध्यान देंगे निर्यात आयात नीति 2001 और 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनेंगे इसमें बस। तो पहला दिया इसमें बताया गया है उदारीकरण व भूमंडलीकरण के बदलते परिवेश व परिस्थिति के कारण भारत को विश्व स्तर पर मुकाबला करने, निर्यात को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के स्रोतों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अपनी एक्सिंग नीति में संशोधन करते हुए कुछ नवीन नीति या नवीन घोषणा 31 मार्च 2001 को करनी पड़ी। मतलब क्या होता है, जब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारे वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्व स्तर पर मुकाबला मतलब होता है प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर इसका स्रोत को क्या है नवीन घोषणा किया गया 31 मार्च 2001 को किया गया। इसमें महत्वपूर्ण जो है जानकारी या सूचना दिया जाता है। पहला देखेंगे इसमें विशेषता बताया निम्नानुसार था। पहला, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रति वचनबद्धता के कारण 714 वस्तुओं पर उत्पादन प्रतिबंध पूर्व में ही हटा लिया गया था। मतलब जो 714 वस्तु है उस पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। यहाँ पर शेष 715 पर भी इस नीति के तहत प्रतिबंध हटा दिया गया है। दूसरा बताया गया है गेहूं, चावल, मक्का, पेट्रोल, डीजल व यूरिया का आयात केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही करने की घोषणा की गई। तो ध्यान यहाँ पर रखेंगे, जिसके पास एजेंसी होता है उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त मिला गया है बच्चों। दूसरा है तीसरा नंबर, पुरानी करों व कुछ अन्य वाहनों का आयात विशेष शर्तों के तहत करने की घोषणा की गई है। मतलब जो हम बाहर से जो सामान मंगाते हैं पुराने चीज, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ शर्त रखा गया है। ठीक है बच्चों। दूसरा में देखेंगे चौथा नंबर, निर्यात को 18% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो हम यहाँ पर बेचते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जिसमें कृषि उत्पादकों को निर्यात को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, जिसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र AEZ की स्थापना की गई यहाँ पर, एग्रीकल्चर करके यहाँ पर। तो अगला देखेंगे पांचवा, विदेशी व्यापार की अध्ययन जानकारी के लिए भारतीय व्यापार संगठन परिसर में बिजनेस कम ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड ट्रेड प्रोटोकॉल की स्थापना की गई है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे छठवां नंबर, भारतीय उत्पादकों की जिम्मेदारी हिस्सेदारी को विशेष बाजार में बढ़ाने के लिए मार्केट एसेस इन्वेस्टिट्यूट योजना तैयार की है, ताकि हम नया रूप से प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं हम नया जो है नई आयात निर्यात नीति, मतलब जो सन में क्या हर साल क्या होता है बदलते जाता है यहाँ पर नियम, जो एक देश से संबंधित ना होकर सभी देश के लिए महत्वपूर्ण रहता है ये योजना। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है 2002 से 2007 के बीच जो था योजना बताया था, इसमें कि बिना योजना कोई भी कार्य को अमल नहीं हो पाता बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो अगला देखेंगे भारत की 10वीं योजना की समय अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रही। इस अवधि के लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 2002 को नई आर्थिक नीति की घोषणा के साथ साथ नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जिस समय जैसे जैसे सत्र होता है समय 5 साल तक, जैसे नेता चुनाव लड़के आते हैं यहाँ पर देखेंगे सभी लोग हैं, तो उस समय जिसका जो शासन बनता है वो हर समय क्या होता है इसमें क्या करते हैं फेरबदल करते रहता है। यहीं पर जो है व्यापार आयात नीति में प्रभाव पड़ता है। तो इस नीति में जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए मतलब यहाँ से भेजने की जो है समस्त बाधाएं समाप्त करने का प्रयास किया गया था, है ना। तो इसमें कुछ संवेदनशील वस्तुओं को मात्रात्मक प्रतिबंधों को छोड़कर प्राय सभी उत्पादकों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, ताकि हम आसानी से आयात निर्यात कर सकें। इस 5 वर्ष की निर्यात नीति में 80 अरब डॉलर प्रति वर्ष निर्यात लक्ष्य रखा गया, हम इससे ज्यादा निर्यात का काम कर सके ऐसा कर। अगला यहाँ पर बताया गया है इस एमएसएमई नीति को भारत सरकार के उद्यम एवं वाणिज्य मंत्री मुरारसोली मुरारासोली मारन ने घोषित की थी, जिसकी प्रमुख विशेषता बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार दिया है। पहले निर्यात वृद्धि, मतलब कितना परसेंट करना है। तो इस नीति में वार्षिक निर्यात को बढ़ाते हुए प्रति वर्ष 80 अरब डॉलर लक्ष्य रखा गया, ताकि निर्धारित लक्ष्य 11.9% प्राप्त किया जा सके।
यहाँ पर दिया है, सब देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे आपके बुक में। ईपीजीए करके एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड जोन, एसईई जेड के करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफटीजेड मतलब फ्री ट्रेड जोन करके, है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर बताया गया है, दूसरा नंबर है मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, मतलब कुछ वस्तुएं जैसे जूट, ब्याज एवं संवेदनशील पदार्थ को छोड़कर सभी वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाने की घोषणा किए गए हैं पर जो टैक्स लगा था उसको समाप्त करने के लिए जो है ना। दूसरा है, अगला है तीसरा नंबर, निर्यात प्रोत्साहन योजना, मतलब किस प्रकार हम निर्यात करें। तो इस नीति में पूर्व में घोषित शुल्क, पात्रता, पासबुक, डीईपीएस, अग्रिम लाइसेंस, पूंजीगत सामानों पर निर्यात प्रोत्साहन आदि को चालू रखते हुए और अधिक जो है सुविधाजनक बनाना या बनाया जाएगा, ऐसा इस पर नियम क्या किया, लागू किया, योजना बनाया गया। अगला है चौथा है जो है आयकर में छूट, मतलब जो है इनकम टैक्स जो अपन करते हैं उसमें छूट दिया। विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे अब बताया था मैं, एसईजेड को आयकर से रियायतें दी जाएगी तथा इन क्षेत्रों को घरेलू शुल्क क्षेत्र डीटीए से माल की आपूर्ति होने पर आपूर्तिकर्ताओं को केंद्रीय बिक्री कर से छूट दिया जाएगा। साथ ही डीटीए आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी व शुल्क पात्रता पासबुक डीईपीबी का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आयकर में छूट प्रदान किया गया निर्यात में। पांचवा है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जैसे एसईजी जेड एस में जो है 31 मार्च 1999 की नीतियों को यथावत रखते हुए जैसे पहले थे वैसे ही इनमें जो है 13 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में एसईजेड की अनुमति प्रदान कर उनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें कोसितारा गुजरात, नानगुनेरी तमिलनाडु, द्रोणागिरी महाराष्ट्र की, काकिनाडा नाडा आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा, हसन कर्नाटक, उडुपी पश्चिम बंगाल, साल्टेक कोलकाता, मदोही मदोही है ना, कानपुर व बड़ा नोएडा उत्तर प्रदेश, इंदौर एमपी जो दिया है तथा पारादीप उड़ीसा प्रमुख है। इसमें कुछ का कार्य प्रारंभ हो चुका है जबकि कुछ को अनुमति दी गई है अभी। अगला है समुद्र पार बैंकिंग, जो होता है आपका जो है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे एसईजेड में समुद्र पार बैंकिंग शाखा खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन शाखाओं में भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर तथा संवैधानिकता या संवैधानिक सरलता अनुपात एसएलआर जैसे नियम लागू नहीं होंगे। अगला दिया है परिवहन सब्सिडी, तो भारतीय खदानों जैसे डेयरी उत्पादों, ताजी सब्जियों तथा फलों की परिवहन लागत $80 प्रति टन अधिक होती है, जिससे वस्तुओं की लागत कीमत बढ़ जाती है। अर्थात बाजार में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2-3 में वर्ष में 100 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की गई थी। अगला है रूस को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर रूस को मक्खन, गेहूं के उत्पाद, मूंगफली तेल और काजू के निर्यात के लिए पंजीकरण व पैकिंग जैसी अनिवार्यता समाप्त कर दी, जो भी यहाँ पर लगता था उनको समाप्त कर दिया गया। अगला दिया है औद्योगिक समूहों की भूमिका, मतलब किस प्रकार कार्य करना यहाँ पर बताया गया है। औद्योगिक घरानों को महत्व देते हुए उन्होंने निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। भारत के कुछ महत्वपूर्ण 354 में से 34 घरानों समूह को विशेष ध्यान देकर उन्हें 70,000 करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य दिया गया, मतलब इसको कार्य को करना है आपको, क्योंकि बाजार का विस्तारीकरण है ना। अफ्रीका व सोवियत संघ से अलग हुए विभिन्न राष्ट्रों तथा लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में बाजार बढ़ाने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप 40% निर्यात में वृद्धि हो गई। तो अफ्रीकन राष्ट्रों में नाइजीरिया, मॉरिशस, कीनिया, इथियोपिया, तांजानिया, घाना आदि देशों में बाजार विस्तार करने का सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ये जो है बाजार का विस्तार इस प्रकार किया गया बच्चों। तो अगला हम देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया आपका,
तो इसको जो है बच्चों नेक्स्ट पीडीएफ के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन करने वाले घटक। गुड डे आज के लिए बेटा।